हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमसीआरई ओटी टेक्नीशियन मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर। हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये है दिसंबर 2025 में जो पूछा गया है उसी का बेस्ड पर ये मेमोरी बेस्ड होने वाला है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। दिसंबर 2025 में जो पूछा गया है उसी का बेस्ड पे ये होने वाला है। ये है पार्ट वन। यह है पार्ट वन। हम लोग बात करते हैं पार्ट वन से लेकर के पार्ट 5 तक। हर एक पार्ट्स में हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तब जाकर के 5 पार्ट्स में हो पाता है 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो के तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। 1 नंबर का जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, दिसंबर 2025 में जो पूछा गया है वही इसमें 2025 में जो पूछा गया है उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और ये कौन क्या है, तो मेमोरी बेस्ड है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 1 नंबर में विच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। आप लोग को ये क्लियर होगा कि इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग क्या होता है, किस तरह से करते हैं। इन्वेसिव मतलब कि आर्टरी जो है हमारा बॉडी का, जो मान के चलिए आर्टरी है, आर्टरी में क्या करते हैं हम लोग, कैनुलेट करके इसमें ट्रांसड्यूसर को डाल करके उसके बाद मॉनिटर किया जाता है। किसको, तो बीपी का मॉनिटरिंग किया जाता है, ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग किया जाता है। जिस तरह से हम लोग नॉन इन्वेसिव करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कफ लगाते हैं हैंड पे, क्या करते हैं कफ को बांध करके उसके बाद बीपी लेते हैं। लेकिन इन्वेसिव में क्या होता है, बॉडी के अंदर जो आर्टरी होता है आर्टरी के अंदर डाल करके आर्टरी में जो प्रेशर होता है उसको रीड करता है, वह मॉनिटर का काम होता है। ये आपको तो क्लियर हो गया कि ये क्या होता है। तो इसका जो कॉमन आर्टरी होता है उसके बारे में आपको बताना है। एक में आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक्सिलरी आर्टरी होता है। एक्सिलरी आर्टरी आपको लोकेशन समझ में आ रहा होगा कहाँ पर रहता है। फीमरल आर्टरी होता है, कहाँ, फीमर के पास रहता है। ब्रांचियल आर्टरी कहाँ पे रहता है, तो ब्रांचियल साइड में रहता है, तो ये आपको पता होगा। रेडियल आर्टरी होता है। तो ये चारों आर्टरी होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कॉमन है, हम कैनुलेट सब में कर सकते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा आर्टरी है। तो देखिए कब हम लोग कॉमन का यूज कहाँ करते हैं, कॉमनली जब भी शब्द का यूज होता है तो उससे आप ये समझ लीजिएगा कि एक्सिलरी लाइन में अगर हम लोग करते होंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इसमें कॉम्प्लिकेशन वगैरह होता होगा। ब्रेंकियल में करेंगे तो उसमें भी ब्रांचियल में हम लोग करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन आता होगा। फीमरल में करते होंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आता होगा। यानी आर्ट्रियल में भी करते हैं तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। इनमें से कौन ऐसा एक कॉमन है उसमें बहुत कम कॉम्प्लिकेशन आता है, बहुत कम दिक्कत हो सकता है, तो वह यूज करते हैं। तो वह कौन सा है, तो हम इसमें बता सकते हैं कौन है, रेडियल आर्टरी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रेडियल आर्टरी में हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। रेडियल आर्टरी में ये ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इज सुपरफिशियल एंड इजी टू एक्सेस। यहाँ पर क्या होता है, ये सुपरफिशियल होता है और इजी टू एक्सेस हमको मिल जाता है। चलिए इसका लोकेशन पहले आपको क्लियर कर दीजिए। जिसको अभी तक लोकेशन नहीं क्लियर था वो लोकेशन क्लियर कर लीजिए। ये यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं जो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से जो लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से जो लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ फीमर से लेते हैं, ये क्या होता है, ये आप लोग को पता है कि अब समझ में आ गया होगा कि एक तो जो है ये इसको क्या बोलते हैं, तो एक्सिलरी बोलते हैं। ये सबको क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग ब्रांचियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो ब्रांचियल बोलते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसको ब्रांचियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो फीमरल बोलते हैं। ये साइड आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, रेडियल के पास में करते हैं। यहाँ पर रेडियल के पास में हम लोग इसका कॉमनली यूज करते हैं, रेडियल के पास में करते हैं। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा कि रेडियल के पास करते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए रेडियल आप लोग को समझ में आ गया कि रेडियल जो होता है रेडियल के पास लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एलेन टेस्ट भी किया जाता है। एलेन टेस्ट के बाद इस तरह का परफॉर्म किया जाता है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले जो यहाँ पर आप इसको हम कब यूज करते हैं, तो ये सुपरफिशियल एंड इजी टू एक्सेस होता है। इसी कारण से हम लोग इसका
यूज करते, क्या करते हैं, तो ये सुपरफिशियल रहता है, ये आपको याद रखना है, एंड इजी टू एक्सेस रहता है, इसका इजी टू एक्सेस होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है इसमें, लो कॉम्प्लिकेशन जो रेट होता है ना, ये बहुत कम रहता है, यानी इसका कॉम्प्लिकेशन जो रेट होता है वो कम होता है, यानी लो होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन रेट लो होता है। उसके बाद और एक क्या इसमें कारण होता है, तो इसका जो सर्कुलेशन होता है ना, गुड सर्कुलेशन होता है, कन्फर्म्स बाय द एलेन टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, कन्फर्म्स करते हैं, और इसका जो सर्कुलेशन होता है गुड सर्कुलेशन होता है, इसी कारण से इसका हम लोग यूज करते हैं। गुड क्या होता है, तो सर्कुलेशन इसका गुड होता है, बहुत अच्छा से सर्कुलेशन होता है, इसी कारण से हम लोग इसका एक्सेस लेते हैं। हम अगर इसमें क्या होगा कि रेडियल कोई कारण बस अगर क्या होगा, रेडियल आर्टरी हमको एक्सेस नहीं मिलेगा, तो उसके बाद हम किसको प्रीफर करते हैं, तो उसके बाद फीमरल आर्टरी को प्रीफर करते हैं, ये भी आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद कहाँ करते हैं हम लोग, फीमरल आर्टरी करते हैं। यहाँ पर रिस्क क्या क्या हो सकता है, तो रिस्क आपको याद रखना है, इसका रिस्क एक क्या होता है, तो इन्फेक्शन और ब्लीडिंग होने का चांस होता है। कहीं आर्टरी में आप लोग को पता होता है कि प्रेशर बहुत अधिक होता है, इसी कारण से यहाँ पर क्या हो सकता है, तो रिस्क में ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसी कारण से ज़्यादा इसी यही रिस्क में क्या होता है कि एक्सिलरी में अधिक होता है, इसी कारण इसका जल्दी हम लोग नहीं करते, ब्रांचियल का एक्सेस मिलना थोड़ा कठिन होता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। हम हर एक क्वेश्चंस को जो सॉल्व करते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आप जो अगर एग्जाम देने जाते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड को इसमें सॉल्व करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका सॉल्यूशंस का जो क्षमता होता है वह बढ़ जाता है, और आप वहां जाकर अगर थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चंस भी पूछ लेगा, थोड़ा घुमा फिरा करके भी पूछ लेगा, तो क्या होगा, आपके पास उतना एबिलिटी होगा कि आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इतना अंदर के तरफ जाते हैं और थोड़ा डेप्थ में जाने का कोशिश करते हैं। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ये आपको समझ में आ गया, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 2 नंबर में बात करते हैं, व्हाट इज द कनेक्टर साइज ऑफ एन इंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी इंडोट्रेकियल जो ईटी ट्यूब होता है उसका जो कनेक्टर का साइज होता है वो कितना होता है, उसी के बारे में इसमें पूछा गया है कि उसका जो कनेक्टर होता है कनेक्टर का साइज क्या होता है। आप हमेशा आपको एक चीज याद रखना है, जो ये कनेक्टर होता है ना, ये कनेक्टर इसी के बारे में बात कर रहा है। आपको हर एक टाइप का हर एक साइज का क्या होगा, हर एक साइज का आपको मिल सकता है। बहुत सारा साइज का क्या होता है ट्यूब्स आता है, तो लेकिन उसका जो कनेक्टर होता है ना, ये कनेक्टर जो आप देख रहे हैं, ये कनेक्टर एक ही साइज का आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कनेक्टर साइज भी कह सकते हैं। क्या होता है, ये यूनिवर्सल रहता है, ये आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, यूनिवर्सल कनेक्टर साइज रहता है, यूनिवर्सल साइज इसका आता है। ये भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना, यूनिवर्सल रहता है। कितना रहता है, तो 15 mm का इसका साइज आता है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से पहले से पता होगा कि इसका साइज कितना होता है, तो 15 mm का होता है। ये आपको समझ में आ गया, इसमें कितना सी होगा, इसका सही आंसर सी होने वाला है। और एक चीज आपको याद रखना है, जितना भी स्टैंडर्ड ये साइज जो होता है, ये कंपेटिबिलिटी किसके लिए रहता है, एनेस्थेसिया सर्किट। मान के चलिए अगर एनेस्थेसिया हम लोग सर्किट का यूज कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए एनेस्थेसिया सर्किट का यूज कर रहे हैं, तो सर्किट क्या होगा, कनेक्ट हम लोग करेंगे एटी ट्यूब में, तो इसका भी साइज क्या होगा, तो यही सेम साइज आएगा, 15 mm का आएगा। वही अगर हम लोग फिर बात करते हैं कि एनेस्थेसिया सर्किट का यूज किए, वेंटिलेटर का जो हम यूज करते हैं, वेंटिलेटर्स का जो लगा हुआ रहता है वह भी कितना का आएगा, तो वह भी इतना ही का आएगा, वेंटिलेटर का जो आएगा वह भी इतना का आएगा। उसके बाद अम्बू बैग के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, अम्बू बैग का जो आगे कनेक्टर होता है, अम्बू बैग का जो कनेक्टर्स होता है वह भी क्या होगा, इतना ही साइज का रहेगा। ब्रीदिंग सिस्टम जितना भी हो, ब्रीदिंग आपको पता होगा कि ब्रीदिंग जो सिस्टम होता है
उसमें भी यही सेम रहेगा। ये आपको समझ में आ गया कि सबका क्या होगा, यूनिवर्सल यही जाकर कनेक्ट होता है। तो यह मान के चलिए ये इस तरह का रहता है, तो इसमें आकर के ऐसे अगर रहेगा, ये मान के चलिए क्या है, ये अभी आपको जो दिख रहा है ये है ईटी ट्यूब। ये क्या है, तो ईटी ट्यूब है। इसके ऊपर से आकर के इस तरह से ना कनेक्ट होगा, अगर कोई भी चीज आएगा तो इस तरह कनेक्ट होगा, ऐसे कनेक्ट होगा, ऐसे कनेक्ट होगा। तो मान के चलिए ये एनेस्थेसिया मशीन, अगर एनेस्थेसिया मशीन से आया जो सर्किट है उसमें इस तरह कनेक्टर रहेगा कि यूनिवर्सल जाकर के ये क्या होता है, अटैच होता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया कि सबका जो कनेक्टर साइज रहेगा वह यूनिवर्सल रहता है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक द एयर फ्लो इज लेमिनार। यानी इसमें बोल रहा है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है उसका जो पार्ट होता है एयर फ्लो इज लेमिनार के बारे में इसमें बात कर रहा है। तो इसको हम लोग को अब सॉल्व करना है कि क्या होता है लेमिनार, क्या इसका सॉल्यूशन होता है। चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि इसमें जो होगा लेमिनार किस में होगा, एयर फ्लो जो होता है लेमिनार किस में होगा, ट्रेकिया में होगा, ब्रोंकाई में होगा, टर्मिनल्स ब्रोंक्यूल्स में होगा या एल्वोलाई में होगा, कहाँ पर लेमिनार होगा। अब उसके बारे में हम लोग को जानना है कि लेमिनार कहाँ पे सबसे अधिक होने वाला है, कि लेमिनार फ्लो कहाँ पर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ट्रेकिया कहाँ होता है, ब्रोंकाई कहाँ होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहाँ होता है, एल्वोलाई कहाँ होता है। इसका अब तब तक हमारा कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, हम आगे आपको तब तक समझाते हैं। लेमिनार जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, लेमिनार क्या है, तो लेमिनार का मतलब होता है कि जो स्मॉल एरिया होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि लेमिनार का मतलब क्या होता है, टर्मिनल, आप इसको बोल सकते हैं टर्मिनल्स, क्या बोलिएगा, तो टर्मिनल्स ब्रोंक्यूल्स जो होता है ना वहां पर ये होता है। देखिए अब बहुत अच्छे से इसको समझना है कि ये क्या होता है। एयर का सबसे पहले इतना समझिए कि जो एयर का फ्लो होता है, एयर का जो फ्लो होता है उसी पर ये क्वेश्चन है कि एयर का जो फ्लो होता है वह जब अंदर की तरफ ट्रिप है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, माउथ में जाता है, ओरोफेरिंक्स में, चाहे नेजोफेरिंक्स में रहता है, उसके बाद ट्रेकिया में जाता है, ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंक्यूल्स में जाता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है, एल्वोलाई तक जाता है। तो जो यहाँ फ्लो होता है वो फ्लो का जो कंडीशन होता है वही कंडीशंस पे ये बात कर रहा है। लेमिनार का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। लेमिनार का मतलब ही होता है कि जो स्मॉल एरिया होता है वहां पर जो फ्लो करता है वह किस तरह से करता है। लेमिनार का मतलब होता है कि वह सीधा सीधा फ्लो करेगा, यानी कि इसमें कहीं मुड़ेगा नहीं। हवा जो रहेगा, जो एयर रहेगा, जो हमारा ऑक्सीजन रहेगा वो क्या होगा, मुड़ेगा नहीं, एकदम सीधा से जाएगा। जब इनहेल करेगा तो एकदम सीधा से जाएगा, फिर एक्सहेल करेगा तो एकदम सीधा से आएगा। तो लेमिनार का मतलब होता है कि जब हमारा लंग का ब्रोंक्यूल्स का एरिया में जाएंगे, ये जो देख रहे हैं आप ब्रोंक्यूल्स के एरिया में जाएंगे, तो वहां पर होता है लेमिनार फ्लो होता है। वहां पर क्या होता है, तो लेमिनार फ्लो होता है। इसी के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होता है, यहाँ पर जो ब्रोंक्यूल्स आप देख रहे हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होता है वह होता है। उसके बाद स्मॉल ब्रोंकाई इसको बोल सकते हैं। इस जो जहां पर इस तरह का लेमिनार फ्लो होगा वहां पर क्या होगा, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स होगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले क्या होता है, ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ते कैरिना, यहाँ पर कैरिना पास आकर के दोनों लंग्स की तरफ बढ़ता है, इधर राइट इधर लेफ्ट। यहाँ पर क्या होता है, ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई से जब आगे बढ़ते हैं फिर इसका डायमीटर क्या होता है, कम हो जाता है, उसी क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स रहेगा ना, वहाँ पर जो एयर का फ्लो रहेगा वही बात कर रहा है कि वहाँ पर एयर का फ्लो क्या होगा, लेमिनार रहेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में वो अपना क्या करेगा, फ्लो करेगा। वहां पर जो एयर रहेगा, हवा जो रहेगा, वह क्या करेगा, मूवमेंट अपना नहीं कर पाएगा। चलिए आगे समझिएगा। अभी ट्रांजिशनल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है, तो ट्रांजिशनल जब भी आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब होता है कि वहां पर जाकर के हवा में क्या हुआ है, थोड़ा बहुत क्या हुआ है कि यह घुमा है जरूर। मीडियम जो ब्रोंकाई होता है वहीं पर ट्रांजिशनल फ्लो होता है। ये जो आप देख रहे हैं मीडियम जहां पर ब्रोंकाई होगा, जो ये ब्रोंकाई आपको दिख रहा है, इसका जो मीडियम जहां पर साइज होगा वहां पर जाकर के क्या होगा, एयर थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट करेगा। वही चीज के बारे में पूछ रहा है कि एयर का जो मूवमेंट होगा ना, थोड़ा सा स्पेस इसको मिल गया, इसका जो डायमीटर होगा क्या होगा,
इसके अपेक्षा जो हम लोग देख रहे हैं लेमिनार का अपेक्षा जो डायमीटर होगा, इसका डायमीटर अगर होगा तो वह क्या होगा, इससे थोड़ा बड़ा इसका डायमीटर होगा, थोड़ा लार्ज डायमीटर होगा, इसीलिए ना इसमें एयर का फ्लो क्या हो रहा है, इस तरह से घूम रहा है। आई होप ये आपको ट्रांजिशनल आपको समझ में आ गया होगा। जो क्या होता है मीडियम ब्रोंकाई होता है, ये आप लिख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि मीडियम ब्रोंकाई यहाँ पर होता है। आप अपने नोट्स में भी इसको लिख सकते हैं, मीडियम ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई यहाँ पर होता है। ये आपको क्लियर हो गया। और जब आगे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर टर्बुलेंट बोलते हैं, यानी टर्बुलेंस का मतलब हुआ कि एयर आया एकदम मस्त घूमता है, जिधर चाहा उधर, ऐसे चाहा ऐसे घूम गया, ऐसे चाहा ऐसे घूम गया, यहाँ से चाहा ऐसे घूम गया, जहाँ मन तहाँ ये घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो एरिया है ये क्या है, लार्ज है, बड़ा है। इसका जो एरिया है वो क्या है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लार्ज ब्रोंकाई, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो लार्ज ब्रोंकाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका क्या होगा, डायमीटर बहुत ज्यादा डायमीटर इसका होगा, अधिक होगा, मोर क्या होगा, डायमीटर इसका होगा। इसी कारण से यहाँ पर क्या होगा, टर्बुलेंस हो पा रहा है, यानी इससे और क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करना चाहते हैं। तो लार्ज कहाँ पर हो सकता है, तो ट्रेकिया में हो सकता है, लार्ज जो ब्रोंकाई होगा वहां पर होगा। जो हमारा ट्रेकिया एरिया भी क्या होता है, बड़ा होता है, वहां पर क्या करेगा, तो एयर टर्बुलेंस करेगा। ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि विच पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स द एयर फ्लो इज लेमिनार, लेमिनार कहाँ पर होगा, आप ये समझ में आपको आ गया कि लेमिनार कहाँ पर होगा, तो टर्मिनल्स ब्रोंक्यूल्स के पास में होगा। अभी हम तुरंत आपको समझाएंगे जो टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स होगा वह कहाँ पर रहेगा, तो स्मॉल जो ब्रोंकाई होता है, जो टर्मिनल लास्ट में होता है, उसके बाद एल्वोलाई स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन होता है। एल्वोलाई के बारे में आप लोग को सब पता होगा, ये डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होता है, मसल्स होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, इनहेल और एक्सहेल करने में। यह तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या होता है, एल्वोलाई तब जाकर के हमारा क्या करता है, तो डिफ्यूजन करता है, डिफ्यूजन करता है, यानी कि मिनिमल वहाँ पर एयर फ्लो होता है, वहाँ पर एक्सचेंज करने से मेनली काम होता है। डिफ्यूजन होकर के क्या करता है, तो वहाँ पर कैपिलरीज मेरा लगा हुआ रहता है। सबसे ज़्यादा आप लोग को पता होगा कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वह कहाँ पर होता है, तो हमारा लंग में ही सबसे अधिक होता है। हार्ट से डायरेक्ट निकलने के बाद कहाँ पर जाता है, तो लंग के पास जाता है, एकदम इस तरह से क्या होता है, एयर शेक होता है, वहाँ पर डिफ्यूजन होता है। ये क्लियर है। तो इसका आपको आंसर सबको पता चल गया कि इसका क्या आंसर होगा, टर्मिनल्स ब्रोंक्यूल्स होगा। ट्रेकिया तो नहीं होगा, ट्रेकिया में टर्बुलेंस होने लगता है। ब्रोंकाई भी यहाँ पर लार्ज होगा या मीडियम होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, तो टर्बुलेंस करेगा। एल्वोलाई तो यहाँ पर होबे नहीं करेगा, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ डिफ्यूजन होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है। हमारा जो भी ऑक्सीजन्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड्स को क्या करता है, वहाँ से एक्सहेल कर देता है, बाहर निकाल देता है। या आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 4 में देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द लीस्ट मैक ऑफ सेवोफ्लोरेन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद जानते होंगे कि क्या होता है। हेलोथेन का अगर हम लोग बात करेंगे, आप लोग बोलेंगे कि सर हेलोथेन का अगर आप बात करते हैं, तो हेलोथेन का अगर मैक का बात कीजिएगा तो हम बोलेंगे 0.75 इसका होता है। हाँ, तो ये तो क्लियर है। आइसो का अगर आप बात कीजिएगा, आइसो का अगर बात कीजिएगा, आइसोफ्लोरेन, आइसो का अगर बात कीजिएगा तो 1.17 बोल सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा बहुत वेरीज हो सकता है, जो इसका मैक है ना, हर एक बुक में हर एक थोड़ा बहुत क्या होता है कि इसमें वेरीज करता है। तो ये इस पर आपको ज़्यादा नोटिस नहीं करना है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो वेरीज बहुत ज़्यादा नहीं देगा, थोड़ा बहुत देगा, तो आप आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। सेबो की बात करेगा तो अब देखिए फिर आ गया, सेबो के पास आ गया, तुरंत आप बोलिएगा कि हमें तो पता है सर कितना होता है, 2.05 होता है। देखिए अब यहाँ पर परसेंटेज, ये सब क्या होता है, परसेंटेज में होता है। तो 0.5 कहीं आपको 2 भी मिल सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर गलत बोलिएगा, नहीं 2 भी हो सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सी में क्या है, 2 है, 1 के आसपास तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, 2 इसका राइट आंसर होगा। ये आप लोग को पहले से पता था से वो, फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। डेस्फ्लोरेन का जब आप बात कीजिएगा तो डेस्फ्लोरेन का कितना होता है, 6 होता है, 60% आप बोल सकते हैं। N2O का अगर बात कीजिएगा बोलिएगा, ये हम लोग कभी भूलने वाले हैं, सबसे अधिक किसका होता है, इसी का होता है। और पोटेंसी जब बात कीजिएगा तो सबसे कम पोटेंसी किसका होता है, तो सबसे कम पोटेंसी होता है नाइट्रस ऑक्साइड का पोटेंसी सबसे
कम होता है। अगर पोटेंसी की बात कीजिएगा सबसे कम, यानी कि सबसे कम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लीस्ट पोटेंट, यहाँ पर लिख सकते हैं। यही भी आपको याद रखना है कि लीस्ट पोटेंट किसका होता है, तो इसका नाइट्रस ऑक्साइड का रहता है सबसे ऊपर। इसका मोस्ट पोटेंट यहाँ पर आप लिख लीजिए कि मोस्ट पोटेंट जो होता है, इसका जो पावर होता है वह ज़्यादा रहता है। जिसका मैक कम, उसका पोटेंसी अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे 5 में आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज द पिन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। इस तरह क्वेश्चंस बार बार हम लोग देखते हैं कि रिपीट हो रहा है, तो आपको प्रीवियस हम लोग पीछे कितना प्रीवियस ईयर का बात कर लिए, PYQ का जो बात कर रखे हैं 2023 में जो पूछा गया है 2023 में का बात कर रखे हैं। उसके बाद हम लोग इसमें बात किए हैं 25 में जो अगस्त में पूछा गया, अगस्त 2025 में जो बात कर चुके हैं। उसके बाद दिसंबर 2025 में बात कर चुके हैं। इन सब का वीडियो आपको मिल जाएगा, हर एक का 5 पार्ट आपको मिलेगा। हर एक का कितना मिलेगा, 5 पार्ट मिलेगा। लास्ट पार्ट जो होता है उसमें हम लोग नॉन टेक के ऊपर बात करते हैं। नॉन टेक मतलब क्या, तो नॉन टेक मतलब कि मैथ 20 क्वेश्चंस जो पूछा जाता है उसी में हम लोग बात करते हैं। मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, कंप्यूटर से पूछा जाता है, उसके बाद जीके से पूछा जाता है, इंग्लिश से पूछा जाता है। इन सबको हम लोग 20 क्वेश्चंस को अंतिम में पार्ट 5 में बात करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आप समझ में आपको आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जोड़ करके आप PDF ले सकते हैं। आपको पूरा सेट का PDF मिल जाएगा। एक सेट में 100 क्वेश्चंस होता है, तो पूरा 100 क्वेश्चंस का आपको सेट मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होता है। कि ये बहुत इजी है। अगर आप एम्स का तैयारी कर रहे हैं, आप अगर BSc किए होंगे तो ये बहुत इजी है। इसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। तो आप बात कीजिएगा कि यहाँ पर 30 बोलिएगा तो 30 किसका होता है, तो ये N2O का होता है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। अगर आप लोग 15 का बात कीजिएगा तो 15 किसका होता है, तो एयर का होता है। यहाँ पर क्या किसका होता है, एयर का होता है। 25 का अगर बात कीजिएगा तो 25 किसका होता है, तो 25 होता है O2 का होता है, यानी ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पर पता चल गया, इसका आंसर इसीलिए D हो जाएगा। ये बहुत इजी था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेरिंगोस्कोप ब्लेड्स इज मेड ऑफ यानी कि कौन सा मटेरियल से ये बना हुआ है, कौन सा मेटल से बना हुआ है, तो आप लोग तुरंत बताइए कि लेरिंगोस्कोप जो होता है, लेरिंगोस्कोप आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, लेरिंगोस्कोप का ये हैंडल है। यहाँ से क्या होता है, तो इस तरह से ब्लेड लगा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या होता है, तो ब्लेड लगा हुआ रहता है। तो कौन सा ये मटेरियल से ब्लेड बना हुआ रहता है, आप तुरंत बोलेंगे स्टील से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है, तो स्टील से बना हुआ रहता है। मैक्सिमम अगर आप लोग बात करेंगे, मैक्सिमम अगर हम लोग बात करते हैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो किससे बना हुआ रहता है, तो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है। इसीलिए हम लोग इसमें किसको चूज करेंगे, प्लास्टिक को करेंगे, नहीं प्लास्टिक नहीं होगा। वुड का करेंगे, लकड़ी का नहीं होगा, रबर का यूज नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, तो सीधा इसका आंसर हमारा स्टील हो जाएगा। तो ये क्लियर है आपका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं 7 में बात करते हैं तो विच ऑफ द फ्लोइंग्स लोकल एनेस्थेसिया इज अ स्टर, यानी इसमें से स्टर कौन सा है वह पूछ रहा है। एमिनो स्टर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, एमिनो एमाइड्स के बारे में पढ़े होंगे। ये स्टर्स जो बोल रहा है लोकल एनेस्थेसिया कितने टाइप्स का, तो आप तुरंत बोलेंगे कि 2 टाइप्स का। एक होता है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एमिनो अमाइड्स होता है। एक क्या होता है, तो एमिनो अमाइड्स होता है। एक अगर बात कीजिएगा तो क्या होता है, एमिनो स्टर होता है, एमिनो स्टर होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि स्टर का इसमें कौन सा है। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट बता रखे थे ना कि जिसमें डबल आई रहेगा वह एमिनो अमाइड्स हो जाएगा। जिसमें डबल आई रहेगा यानी कि जो आई हमारा होता है ना वो डबल अगर रहेगा तो वह क्या होगा, तो एमिनो अमाइड्स होगा। अगर सिंगल आई रहेगा यानी कि आई क्या होगा, तो सिंगल अगर रहेगा तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, तो उस टाइम में हो जाएगा एमिनो स्टर हो जाएगा। तो ये आप लोग को क्लियर होगा। अगर इसमें आप लोग देखते हैं
तो ऐसे ही आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें खोज सकते हैं। लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एमिनो अमाइड्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ए आप लिख सकते हैं, एमिनो अमाइड्स हो जाएगा। ब्यूपीबा केन में देखिए, ब्यूपीबा केन में 2 गो आई आपको दिख रहा होगा, तो ये भी क्या होगा, एमिनो अमाइड्स हो जाएगा। प्रोकेन में आप अगर देखते हैं, प्रोकेन में कितना दिखता है आई, आपको सिंगल आई दिखता है। ये ट्रिक है आपको याद रखने का, तो ये एमिनो स्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एमिनो स्टर लिख सकते हैं। रोपीवा केन में भी 2 को आई आपको दिख रहा होगा, इसीलिए ये भी क्या होगा, तो एमिनो अमाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया कि सी इसका क्या होगा, तो आंसर इसका सी होगा। इसमें सिंगल है। इसमें और क्या होता है, पर जैसे प्रोकेन यहाँ पर आपको मिल गया कि प्रोकेन होता है। उसके बाद और अगर हम लोग देखते हैं तो क्लोरो प्रोकेन एक होता है, वह भी होता है, क्लोरो प्रोकेन होता है। उसके बाद और अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें और एक होता है कोकीन होता है। कोकीन जो सबसे पहले निकाला गया था वही होता है, कोकेन होता है, कोकेन होता है, ये सब होता है। ये बहुत इजी है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए जा करके अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट ये सब में अगर समय लगाइएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो इसको जैसे देखने के साथ आपको आंसर आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आंसर आया भी होगा, कि इसका आंसर आप आराम से देखते ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 में अगर हम लोग जाते हैं तो व्हाट इज द मिनिमम नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन, यानी SpO2 जो होता है फॉर पेशेंट्स, यानी कि नॉर्मल का अगर बात करते हैं जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है, अगर वो नॉर्मल हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल कितना होता है, तो आप तुरंत बोलिएगा कि नॉर्मल। सर क्लियर हम लोग को पता है कि 95 से लेकर के 98% क्या होता है, एकदम नॉर्मल जो सेचुरेशन होता है उसको हम लोग यही बोलते हैं कि 95 से लेकर के 98 क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल सेचुरेशन इसमें होता है। ये हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर है। तो या इसमें आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो 90 है, 85 है, 80 है, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं 9 में दिया हुआ है बॉयल्स लॉ इज यूज्ड इन एनेस्थेसिया फॉर, यानी बॉयल्स लॉ के बारे में हम लोग पीछे जो सीरीज था उसमें बहुत अच्छे से बात किए थे, बॉयल्स लॉ किस तरह से काम करता है, इन सब पे हम लोग समझ गए थे। तो इसमें किस में बॉयल्स लॉ काम करता है ये आपको बतलाना है। बॉयल्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो बॉयल्स लॉ एक स्टेट्स दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट। इसका क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है। ये हम लोग को पता है कि बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि P1 यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम, फिर इस तरह से लिखेंगे। ये हम लोग बहुत अच्छा से फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, पहले भी हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे और आप भी हमें बताए हैं, हम पीछे बता चुके हैं आप लोग को। इसको जाकर के आपको देखना है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ कंडीशन को आपको जानना है। प्रेशर जब बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, हम इसको कर रखे हैं। क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होता है, जैसे ये बढ़ेगा तो उस टाइम में क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो तुरंत क्या होगा, घट जाएगा। ये क्लियर है। जब क्या होगा, वॉल्यूम प्रेशर जब घटेगा, प्रेशर जब क्या होगा घटेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि एक चीज बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। इसी को बॉयल्स लॉ कहा जाता है। ये आपको क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो आप देखिए इसमें आपको क्लियर समझ में आ गया। पल्स ऑक्सीमीटर में हम लोग यूज करते हैं, बोलिएगा नहीं। वेपोराइजर नहीं, वेंटिलेटर नहीं। तो यहाँ पर प्रेशर्स वॉल्यूम रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे सटीक आंसर यही इसमें आ रहा है। बाकी और का अगर हम लोग बात करते हैं, मैकेनिकल जो वेंटिलेटर होता है उसमें भी हम लोग यूज करते हैं इसका। बॉयल्स लॉ का पॉजिटिव प्रेशर्स वेंटिलेटर जो होता है वह इसमें यूज करते हैं। लेकिन इसमें हम गलत क्यों किए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सटीक आंसर मिला हुआ है सी की, प्रेशर वॉल्यूम से रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1 हम सबसे पहले चूज करेंगे। देखिए इसका हम लोग और यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो करते हैं तो उसमें भी देखिए मैकेनिकल वेंटिलेटर जो होता है, वेंटिलेटर उसमें काम होता है। उसके बाद मैनुअली जो हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करवाती है,
करते हैं, पेशेंट्स को जो भेंट करते हैं, जिसको ब्रीदिंग बैग से हम लोग करते हैं, आप लोग को याद होगा ना, ब्रीदिंग बैग जिसको हम लोग सर्किट बोलते हैं, उससे जो करते हैं, रिजर्व बैग में जो हम लोग क्या करते हैं, ओक्यूलेट्स करते हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर लंग में बनता है ना, तो उस टाइम में भी यही सेम काम होता है, यही लॉ काम करता है, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें हमको सटीक मिल गया प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, इसीलिए इसको हम लोग टिक किया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो आगे हम लोग 10 नंबर में देखेंगे कि व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ सोडा लाइम इन अ एनेस्थेसिया मशीन। ये सबको पता है कि सोडा लाइम का प्राइमरी यूज क्या होता है, तो ह्यूमिडिफाइंग गैस के लिए होता है। तो बोलिएगा नहीं, इसका काम तो क्या करता है, ह्यूमिडिफायर करता है। जो ह्यूमिडिफायर इस तरह से सिलेंडर में जब देखिएगा तो इस तरह से लगा हुआ रहता है, इसमें वाटर रहता है, वह वाटर क्या करता है, तो नम ड्राई जो हमारा ड्राई जो ऑक्सीजन आता है, ड्राई ऑक्सीजन को क्या करता है, नम करता है, यानी मॉइस्चर उसमें लाने का काम करता है। तो ये नहीं होगा, आपको क्लियर हो गया। टू एब्जॉर्ब CO2, इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया कि क्या होगा यहाँ पर, यही सही हो जाएगा। सोडा लाइम का काम क्या होता है, तो CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये सबको पता होगा, बहुत अच्छे से सब आप लोग को पता होगा। अगर अच्छे से आप लोग तैयारी कर रखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये क्या करता है, तो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये आपको समझ में आ गया। सी में देखेंगे टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, तो बोलिएगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। टू रेगुलेट्स O2, जब O2 को ये रेगुलेट करेगा तो हमारा जो फ्लो मीटर है वो क्या करेगा, वन कंट्रोल करता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखेंगे विच मॉनिटर्स इज मोस्ट सेंसिटिव इन डिटेक्शन ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, यानी कि हाइपोवेंटिलेशन की जब बात करेगा, जैसे ये हाइपोवेंटिलेशन का बात करेगा तो आपको माइंड में कुछ नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट EtCO2 आना चाहिए। इससे आसपास आपको और कुछ नहीं सोचना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे ये EtCO2 बोलिएगा तो कैप्नोग्राफी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पल्स ऑक्सीमीटर का कब आएगा, जब बोलेगा हाइपोक्सिया, जब हाइपोक्सिया देगा तो उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग तब जा करके पल्स ऑक्सीमीटर को देखेंगे कि क्या बोल रहा है। हाइपोक्सिया बोलेगा, हाइपोवेंटिलेशन जैसे बोलेगा तो कैप्नोग्राफी यहाँ पर सबसे प्रीफर्ड आंसर यहाँ पर होने वाला है। ECG तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पल्स में हो सकता है कंफ्यूजन आपको होगा, लेकिन इसमें जैसे ही आप हाइपोवेंटिलेशन देखिएगा तो तुरंत कैप्नोग्राफी EtCO2 आ जाना चाहिए इसका आंसर। अगर हाइपोक्सिया आपको देखने को हाइपोक्सिया अगर आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जब कमी होता है तो उस टाइम में क्या होता है, तो हाइपोक्सिया होता है। उस टाइम में प्रीफर्ड होता है पल्स ऑक्सीमीटर होता है। पल्स ऑक्सीमेट्री का हम लोग जो यूज करते हैं वह प्रीफर्ड होता है, तो उस टाइम में आपको उसको चूज करना है। तो चलिए अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 12 में अगर बात करते हैं तो कोडल्स एनेस्थेसिया कैन नॉट यूज इन विच सर्जरी, यानी आप लोग एनेस्थेसिया बारे में जान रहे हैं कि कोडल जो एनेस्थेसिया, जिस तरह से स्पाइनल एनेस्थेसिया, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया लगता है, उसी तरह से कोडल एनेस्थेसिया लगता है। कैन नॉट यूज इन विच सर्जरी, यानी कौन सी सर्जरी में इसका यूज हम लोग नहीं करते। 4 ऑप्शन आपके पास है, हर्निया रिपेयरिंग है, सरकम सीजन है, यहाँ पर सरकम सीजन आपको देखने को, हाइड्रोसेफिलस लिखा हुआ है, फुट यहाँ पर सर्जरी है, यानी पैर की सर्जरी हो गया, हाइड्रोसेफिलस है, सरकम सीजन है, हर्निया है। इन सब में से कौन सा इसमें होने वाला है। चलिए सबसे पहले इसका सर्जरी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये सब क्या होता है। तो देखिए हर्निया रिपेयर क्या होता है, तो हर्निया रिपेयर का जब बात कीजिएगा, एब्डोमेन में क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल जो होता है, क्या होता है कि वॉल वीक हो जाता है, यहाँ पर कमजोर हो जाता है। उस टाइम में इंटेस्टाइन क्या होता है, बाहर आने लगता है, यानी कि सबक्यूटेनियस के आसपास क्या करने लगता है, टच करने लगता है। उस टाइम में हम लोग बोलते हैं उसको हर्निया, तो उसका रिपेयरिंग करते हैं। यानी कि अम्बिलिकस हर्निया हो सकता है, एब्डोमिनल हर्निया हो सकता है, एंगुलर हर्निया हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। हर्निया आपको समझ में आ गया। सरकमसीजन का जब बात करेंगे तो सरकमसीजन के अगर आपको कभी अगर देखने को मिलेगा तो वो आपको याद रखना है कि सरकमसीजन क्या होता है। ये इसका मतलब होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फोर स्किन दैट्स
कवर्स द हेड ऑफ द पेनिस। पेनिस जो होता है ना, पेनिस का ऊपर का जो ये यहाँ पर मसल्स स्किन जो लगा हुआ रहता है उसी को क्या करते हैं, रिमूव करने का जो काम करते हैं, काट करके हटाने, उसी को सर्कमसिजन कहा जाता है। तो सर्कमसिजन भी आपको समझ में आ गया, हर्निया समझ में आ गया, सर्कमसिजन समझ में आ गया होगा। देखो हाइड्रोसेफिलस जब आपको बात करेंगे, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पर वाटर होता है, H2O आप लोग बोल सकते हैं। सेफिलस का मतलब क्या होता है, तो सेफिलस का मतलब होता है ब्रेन। तो ये चले गया कहाँ पर सर्जरी, तो ऊपर के अपर के साइड चले गया। तो अगर हम लोग देखते फुट सर्जरी है तो पता है कि नीचे हमारा पैर के तरफ ही होगा। तो अब इसमें अगर बोल रहा है कि कोडल का यूज कहाँ पर हम लोग करेंगे, तो आप यहाँ से आप लोग समझ में आ सकता है कि कोडल का यूज कहाँ नहीं होगा। हर्निया क्या होता है, नीचे की तरफ हम लोग करते हैं। सर्कमसिजन कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। पेनिस का ये सर्जरी है, इसका जो फोर स्किन होता है ना, हेड जो होता है पेनिस का, वह हटाने का काम करते हैं, उसी को हम लोग सर्कमसिजन कहा जाता है। हाइड्रोसेफिलस कहाँ चले गया, ब्रेन में चले गया, हमारा हेड के साइड चले गया, फूड इधर आ गया। तो अब अगर यहाँ पर आप कॉमन साइंस लगाते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो सी इसका सही आंसर होने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कोडल जो होता है, कोडल ब्लॉक जो हम लोग लगाते हैं, तो कोडल ब्लॉक्स में इस तरह से सेक्रल जो होता है, सेक्रल सेलट्रस होता है, यहीं से क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है। जो एनेस्थेसिया देते हैं हम लोग यहीं से देते हैं, इस तरह से यहाँ पर ट्रेंगुलर बनाते हैं और यहीं से इसको हम लोग करते हैं। जैसे पोस्टेरियर सुपेरियर जो इलियक जो स्पाइंस होता है ना, वहाँ से इस तरह से हम लोग बना करके और अंदर की तरफ जाते हैं। ये जो आप नीडल देख रहे होंगे, ये नीडल को यहाँ से इंसर्ट करते हैं, एपिड्यूरल स्पेस आपको देखने को मिल रहा होगा, वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, कोकेक्स आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोडल ब्लॉक के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कर्विंग सिस्टम, यानी स्कर्विंग जो सिस्टम होता है उसके बारे में आपको बताना है कि वह क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। मेन कुछ नहीं हमको देखना, फंक्शन के पर जाना है। डिलीवर O2 करता है तो बोलिएगा नहीं, स्कर्विंग का सिस्टम इसमें ये काम नहीं करता है। रिमूव करता है CO2 तो बोलिएगा रुकिए, अब आगे और हम पढ़ते हैं। रिमूव वेस्ट एनेस्थेटिक एजेंट तो बोलिएगा इससे अच्छा रिमूव CO2 से अच्छा हमको ऑप्शन कहाँ यहाँ पर मिल रहा है, कहीं CO2 रिमूव कौन करता है, तो बोलिएगा कि सोडा लाइम करता है। ये भी इसी का पार्ट्स है, लेकिन सोडा लाइम करता है। रिमूव वेस्ट जो एनेस्थेटिक एजेंट रहता है उसको क्या करता है, जो हमारा ओटी इन्वायरमेंट है उससे बाहर इसको रिलीज करने का काम करता है। रेगुलेट प्रेशर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 14 में अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हाट इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर आप लोग को सबसे पहले आना चाहिए। यह क्वेश्चन बहुत ईजी है कि कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जब भी आप लोग देख रहे होंगे कि एनेस्थेसिया, जब भी स्पाइनल एनेस्थेसिया लगाता है तो मॉनिटर पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो मॉनिटर पर क्या होता है, तो यहाँ पर 120 से लेकर के 80 mmHg यहाँ पर दिखा रहा है। बीपी क्या होगा, तुरंत फॉल करेगा, बीपी नीचे की तरफ आएगा, तुरंत 100/70 दिखा सकता है, यानी कि कम की तरफ ये क्या होगा, फॉल होने लगेगा, डिक्रीज होने लगता है बीपी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, बोलिएगा कि इसको सर बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। पेशेंट क्या होगा, कहाँ जाएगा, तो हाइपोटेंशन में जाने लगेगा। नौजिया होगा जी, बोलिएगा नहीं, इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, हाइपोटेंशन में पेशेंट जाएगा। हेडेक भी नहीं होगा, इन्फेक्शन, ये सब देखिए कॉमन का बात करता है, हेडेक भी आ सकता है, नौजिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलता है वो होता है हाइपोटेंशन होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर 15 में हम लोग बात करते हैं तो बोला सुगामा डेक्स कैन नॉट रिवर्स विच नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट, यानी कि आप लोग डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग के बारे में बहुत अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा है। सुगामा डेक्स के बारे में आप लोग बहुत सुनते होंगे कि क्या करता है,
तो ये रिवर्स करने का काम करता है। तो आज आपको पता पड़ेगा कि रिवर्स तो करता है लेकिन रोकोनियम को करता है नॉन डिपोलराइजिंग। यहाँ जो आप तीनों देख रहे हैं क्या है, नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है, मसल रिलैक्सेंट है, ये तीनों है, लेकिन यही तीनों में से एक को ये रिवर्स नहीं कर पाता है। वो कौन सा है? तो बोलिएगा क्या, रोक्यूरिनियम है, वेक्यूरिनियम है, एट्राकुरियम है, या नॉन ऑफ एबव है? इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या हो सकता है, आप हमेशा फंस सकते हैं। यहाँ पर अगर सक्सेनाइल कोलिन दिया होता है, डिपोलराइजिंग एजेंट रहता है, आप तुरंत उसको लपक से पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो इसको आपको यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आए, हमारे क्या करते हैं, हर एक सेशन में एकदम क्लियर करके आपको जाते हैं कि यह क्या हो, आपको दिक्कत ना हो। तो अगर आप इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो हमारा एट्राकुरियम जो होता है ना, एट्राकुरियम वैसन चीज है। एट्राकुरियम जो है यही है क्या, तो एट्राकुरियम एजेंट, यहाँ पर लिख लीजिए, एट्राकुरियम एजेंट्स आर रिवर्स विथ न्यू स्टिंगमाइन। ये क्या होता है, न्यू स्टिंगमाइन प्लस ग्लाइकोपायोरेट जो होता है, ग्लाइकोपायोरेट्स के बारे में आप, इसका ब्रांड नेम एक आता है मायोपायोरेट। इसका ब्रांड नेम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है कि मायोपायोरोलेट एक आता है, मायोपायोरोलेट वो ब्रांड नेम से, उसमें दोनों रहता है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा न्यू स्टिंगमाइन प्लस ग्लाइकोपायरेट दोनों, यही इसको रिवर्स कर पाता है। जो सुगामा डेक्स होता है, सुगामा डेक्स इसको नहीं रिवर्स कर पाता, एट्राकुरियम को नहीं रिवर्स कर पाता, वो सिर्फ रोकोनियम को रिवर्स करता है, उसके बाद वेकेरोनियम को रिवर्स करने का काम करता है। यही दोनों को ये सिर्फ स्पेशली काम कर पाता है, बाकी को नहीं काम कर पाता। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम एट्राकुरियम को रिवर्स करेंगे तो किसका यूज करेंगे, न्यू स्टिंगमाइन प्लस ग्लाइकोपायरेट का यूज करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग जाएंगे, तो इसमें देखते हैं 16 में अगर करते हैं बात, तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर सिक्योरिंग द एयरवे। यानी अगर पेशेंट्स का हम क्या करना है, एयरवे को सिक्योर करना है, तो इसका मतलब सिक्योर करना है, पेशेंट क्या है हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, चाहे क्रिटिकल पेशेंट है, तब ना सिक्योर का बात कर रहा है। हम लोग जैसे स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ले रहे हैं तो हमारा सिक्योर का तो बात नहीं होगा। तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, ओरल एयरवे का यूज करेंगे, जिसको हम लोग गुडल्स एयरवे बोलते हैं, वो उसका यूज यहाँ पर करेंगे, या लेरिंजियल मास्क करेंगे, LMA का यूज करेंगे। ये भी आपको कई टाइप्स का मिलता है, क्लासिकल मिलता है, आई जेल मिलता है, ये सब मिलता है। इंडोट्रेकियल ट्यूब, ET ट्यूब का यूज करेंगे, या नेजल एयरवे का यूज करेंगे। जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होगा, जो ट्रेकिया को क्या करते हैं हम लोग, सिक्योर कर लेते हैं, क्या लगा करके, तो ट्यूब लगा करके, जो ET ट्यूब लगा करके सिक्योर कर लेते हैं। यही सबसे मोस्ट सिक्योर मेथड्स होता है, हमारा एयरवे को क्या करते हैं, सिक्योर करने का काम करते हैं। वो मेथड्स का नाम क्या है, इंडोट्रेकियल ट्यूब होता है। ये क्लियर हो गया सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग जाएंगे 17 में अगर हम लोग बात करते हैं, तो व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर अ एडल्ट। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है, नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो आपको बताना है कि इनहेल और एक्सहेल जो कर रहे हैं वो कितना बार करते हैं। ब्रीथ पर मिनट्स, यहाँ पर इसका BPM का मतलब क्या है, इसका यूनिट जो है BPM का मतलब होता है ब्रीथ पर मिनट। ब्रीथ पर मिनट, एक मिनट में कितना बार ये ब्रीथ करता है वो आपको बताना है। तो 8 से 12 बार करता है, 20 से 30 बार करता है, 12 से 20 बार करता है, 30 से 35 बार करता है। तो इसमें कितना बार ये करता है, तो आप बताइएगा ना। तो अब इसका आंसर आपको तुरंत आना चाहिए। तो बोलिएगा कि 12 से जो 20 बार होता है ना, 12 से 20 बार हम लोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट जो होता है वही इसका होता है, नॉर्मल रेट होता है इसका कितना, तो 12 से 20 होता है। अगर हमारा क्या होगा, इसका 8 से अगर 12 का बात कीजिएगा तो बिलो द नॉर्मल रेंज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, तो बिलो द नॉर्मल रेंज इसको बोला जाता है। जब नॉर्मल रेंज होगा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडिकेट किसको करेगा, तो ब्रेडी पेनिया का इंडिकेट करेगा।
इसको क्या होगा, नॉर्मल चल जाता है, बिलो द नॉर्मल हो जाता है, यानी कम हो जाता है। जो नॉर्मल हमारा नॉर्मल से ये कम होता है, जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग क्या, एपनिया। सबसे पहले ये जानिए कि एपनिया का मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा कि क्या होता है, टेम्परेरी जो होता है कि हमारा ब्रीदिंग को स्टॉप हो जाता है, यानी कि टेम्परेरी क्या होता है कि ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है, स्टॉप होता है, उसको एपनिया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ब्रेडी एपनिया। ब्रेडी का मतलब आप लोग जान रहे हैं कि ब्रेडी का मतलब क्या होता है, ब्रेडी के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि ब्रेडी क्या होता है, कम होता है, यानी ब्रीदिंग कम हो जाता है, एपनिया। ये भी टर्म आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं, 20 से अगर 30 में देखते हैं, यहाँ पर आपको 20 एंड 30 को में अगर देखिएगा तो इसको टेकी एपनिया आप बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, तो टेकी एपनिया आप इसको बोल सकते हैं, टेकी एपनिया आप इसको बोल सकते हैं, टेकी एपनिया। यह भी आपको क्लियर हो गया होगा कि टेपी एपनिया इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी बढ़ा हुआ। टेकी मतलब क्या होता है, बढ़ा हुआ। हम लोग टेकी कार्डिया जिस तरह से पढ़ते थे, ब्रेडी कार्डिया पढ़ते थे, इसमें टेकी एपनिया होगा। यह भी क्लियर हो गया है। तो इस टर्म को पूछ सकता है। तो 30 से 35 भी अगर आपसे पूछेगा तो इसमें क्या बोलिए, सीवियर टेकी एपनिया बोल दीजिए। इसमें क्या है, इसमें आप क्या बोल सकते हैं, इसका सीवियर टेकी एपनिया बोल सकते हैं, टेकी एपनिया इसका बोल सकते हैं। चलिए ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर लिखा हुआ कि वेयर इज EtCO2 एनालाइजर प्लेस्ड, यानी कि EtCO2 जो हम लोग लगाते हैं वह कहाँ पर प्लेस्ड रहता है, तो बोलिएगा कहाँ पर रहता है, तो एक्सपिरेटरी लिम्स के पास में रहता है। जो हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो एक्सपिरेटरी जो लिम्स होता है वहाँ पर होता है। लिम्स का मतलब बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर एनेस्थेसिया मशीन है, यहाँ पर क्या हो, एक इनहेल पोर्ट, यहाँ पर क्या है, एक इनहेल है, एक एक्सहेल है। इससे क्या हो रहा है, एक सर्किट से इस तरह से निकल रहा है, फिर यहाँ एक इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाई कनेक्टर इस तरह से लगा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या होता है, वाई कनेक्टर लगा हुआ रहता है। फिर उसके बाद इधर क्या होता है, ET ट्यूब होता है, फिर पेशेंट यहाँ पर होता है। तो जब यहाँ पर इधर से जो आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इनहेल कर रहा है, इधर से जाएगा तो एक्सहेल करेगा। तो बोल रहा है कि इसी के लिम्फ में लगा हुआ रहता है, तो बोलिएगा कि नहीं, यहाँ पर नहीं लगा हुआ रहता है, नियर मास्क रहता है। यहाँ पर मान के चलिए इसको मास्क ही मान लीजिए पेशेंट का, तो नियर मास्क यहाँ पर रहता है, तो बोलिएगा कि हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। फ्लोमीटर, ये तो बिल्कुल नहीं है। फ्लोमीटर का नियर APL तो हमारा मशीन का यहाँ पर APL वॉल्व लगा रहता है। एडजस्टेबल प्रेशर्स लिमिटिंग वॉल्व जो होता है यहाँ पर APL वॉल्व रहता है, तो ये भी नहीं है होगा। तो यहाँ पर नियर मास्क ही हो जाएगा, यहाँ पर लगा हुआ रहता है, नियर मास्क के पास लगा हुआ रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से ये वाई कनेक्टर है, वाई कनेक्टर से है, तो सॉरी एल कनेक्टर ही है। ये कौन क्या है, एल कनेक्टर है। एल कनेक्टर के पास में आप देख सकते हैं इस तरह ट्यूब लगा हुआ रहता है, और ये जाकर के मशीन में लगा हुआ रहता है, और मशीन के डिस्प्ले पर ये दिखाता है हमारा EtCO2 दिखाता है कितना, 35 से 45 mmHg दिखाता है। ये आपको क्लियर हो गया। इसमें इंफ्रारेड सोर्स आपको दिख रहा होगा, साइड स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम्स के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि जो इसका इंफ्रारेड्स को डिटेक्टर नीचे में लगा हुआ रहता है। ये बहुत अच्छा थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे। तो नियर बाय मास्क, यानी मास्क के नियर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नियर मास्क इसका सही आंसर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। चलिए आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो 19 में देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ HME फिल्टर। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। HME में आपको आंसर क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा कि HME का मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा हीट मॉइस्चर एक्सचेंजर। यहाँ पर क्या होता है, मॉइस्ट यानी हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर बोलते हैं। तो यहाँ पर डिलीवर करेगा ऑक्सीजन, तो बोलिएगा कि उसके अंदर पे जाता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये मेन काम इसका नहीं है। ह्यूमिडिफाइंग्स गैसेस, फिल्टर बैक्टीरिया या रेगुलेट्स प्रेशर, तो बोलिएगा रेगुलेट प्रेशर तो ये नहीं करेगा। फिल्टर बैक्टीरिया या ह्यूमिडिफाइंग्स गैसेस, ह्यूमिडिफाइंग्स जो बोलेगा तो हमको इसी को टिक करना है। किसको करना है, तो हमको ह्यूमिडिफाइंग्स को ही टिक करना है। यहाँ पर फिल्टर को भी, बैक्टीरिया को भी यहाँ पे कट कर देना है। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे अगर देखते हैं 20 में अगर बात करते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ द N2O नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो नाइट्रस ऑक्साइड जो सिलेंडर है उसका कलर कोड क्या होता है। ये क्वेश्चन
बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा, ग्रीन होगा या ब्लू विथ, यहाँ पर ए बी लिख लीजिए, ए बी सी डी, इसका मिस प्रिंट हो गया है तो ये आप लिख सकते हैं। तो इसमें से आपको कौन सा होगा तो वो आप हमें बता सकते हैं, वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में आप इसको बता सकते हैं। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पार्ट जो इसका 2 आने वाला है, पार्ट 2 को भी जरूर देखिएगा, पूरा सेशंस को, इसका पूरा सीरीज को देखिएगा, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक, तो आपको सारा क्लियर हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।